आज जो है ना मैथमेटिकल काम बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपको आज जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी के बेस पर कुछ सवाल करने हैं। जैसे आप सबसे पहले एक बात को समझिए, हम लोगों ने विचलन फॉर्मूला पढ़ा था। विचलन का फॉर्मूला पढ़े थे? आइए, विचलन का जो फॉर्मूला पढ़े थे आप बताइए। डेल्टा बराबर क्या पढ़े थे? a इंटू म्यू माइनस 1। क्या ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे? अब इसके बेस पर आप इसके आगे थोड़ा समझिए। डेल्टा बराबर a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। चलो चलो जल्दी चलो सब। हाँ, अब तो वर्ण विक्षेपण याद करो। वर्ण विक्षेपण का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? वर्ण विक्षेपण कोण कहो या वर्ण विक्षेपण कहो, थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर पढ़े हो। अब थोड़ा सा मैचिंग कराओ। यहाँ डेल्टा है तो यहाँ भी डेल्टा है, फर्क ये है कि यहाँ भी नहीं है। तो मैं अगर केवल वायलेट कलर के लिए डेल्टा का वैल्यू निकालना चाहूँ तो इस फॉर्मूला से जब निकालूंगा तो प्रिज्म का कोण नहीं बदलेगा, प्रिज्म तो प्रिज्म ही रहेगा, केवल क्या बदल जाएगा? अपवर्तनांक। तब म्यू का वैल्यू जो होगा वो वायलेट के लिए अलग होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू अगर लिखना चाहें यहाँ से तो a इंटू म्यू के जगह पर मुझे क्या लिखना होगा? म्यू भी माइनस 1, फिर माइनस है तो माइनस, और उसके बाद फिर से डेल्टा आर के लिए वैल्यू लिखना चाहें तो a इंटू म्यू आर माइनस 1। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? थैंक यू। हाँ देखिए दोनों में बताइए क्या कॉमन है? ए कॉमन है, ए देखो कॉमन है, तो म्यू भी माइनस 1 और उसके बाद माइनस म्यू आर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो विचलन वर्ण विक्षेपण का एक नया फॉर्मूला हमको प्राप्त हुआ, a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। अभी एक तरह के बढ़िया से याद कर लो क्योंकि अभी बहुत जरूरत पड़ने वाला है इसका। थीटा का फॉर्मूला एक तो ये होता ही था। अब यहाँ पे ठीक से देखो, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर फॉर्मूला होता है, सेम चीज वही है, खाली म्यू भी माइनस म्यू आर है और गुना किस चीज से हो गया? ए से। तो थीटा यानी वर्ण विक्षेपण का एक और नया फॉर्मूला हमको मिला, इसका जरूरत अभी बहुत पड़ने वाला है। अच्छा इसके आगे क्या पढ़े थे याद करो? वर्ण विक्षेपण के बाद वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ा था सब, और वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से दिखाते हैं, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा बाई डेल्टा होता है। अब थीटा के मान अभी अभी पढ़ा सब, a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर पढ़ा ना जी। डेल्टा का फॉर्मूला पढ़े हो a इंटू म्यू माइनस 1 होता है। अब बोलो a काट देंगे तो ओमेगा का एक नया फॉर्मूला मिला, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। इसका भी बहुत जरूरत अभी पड़ने वाला है, जिसमें आपको 2 गो क्वेश्चन कराएंगे। एक बार 10 साल में वो क्वेश्चन आया है, तो इस बार आने का कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया? जो भी हम करा रहे हैं आपको इसके बाद 5 मार्क्स का, तो इसलिए रेयर केस में वो क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम लोग को तैयारी पहले ही से एकदम बढ़िया से होना चाहिए। क्या पता आ गए तो एक बार ही वो क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है इधर 10 साल में, तो आपको वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित अरे वर्ण विक्षेपण रहित, बहुत अति सुंदर। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें।
देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात को समझो, क्वेश्चन में कहाँ आपको देगा इस पर ध्यान रखना है, कहाँ बदल के देगा। ये एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 5 मार्क्स के लिए, लेकिन इस प्रश्न में यहाँ चेंज करके दे सकता है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था, लेकिन इसको बदल के भी दे सकता है। जैसे वर्ण विक्षेपण रहित है, तो इसके जगह पर उल्टा करके देगा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, ये भी बोल सकता है। तो दोनों में से कोई एक बोलेगा तो क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा, उसका बनाने का तरीका अलग हो जाएगा, फिगर भी अलग हो जाएगा। क्या है ये, इसको समझते हैं। आप सबसे पहले इस वर्ड पर ध्यान दें, वर्ण विक्षेपण रहित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। रहित का मतलब क्या होता है? रहित मतलब होना या नहीं होना, नहीं होना। समझ में आया? ये बात याद रखें, नाम रहित है लेकिन रहित का मतलब नहीं होना होता है। यानी कि वर्ण विक्षेपण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, और उसके बाद विचलन हो रहा है। वर्ण विक्षेपण रहित मतलब वर्ण विक्षेपण नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ? विचलन हुआ। अगर विचलन हुआ तो कितना हुआ, उसका मान बताइए, व्यंजक बताइए, क्या व्यंजक होगा, और किस चीज में? तो प्रिज्म में। तो अब इसको हम फिगर से तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, तुमको ऐसा सोचना है कि ऐसा हम क्या करें जिसके वजह से वर्ण विक्षेपण नहीं हो लेकिन विचलन जरूर हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रिज्म ऐसे बनाना है, ठीक है, और एक प्रिज्म ऐसा ही लेना है, ऐसा ही एक प्रिज्म लेना है, लेकिन इस प्रिज्म को इसके पास में उल्टा ले जाकर के रखना है ना, इसको उल्टा ऐसे, इस तरह से, और इसको यहाँ पे ले जा करके यहाँ सटा देंगे। समझ में आया? अब चूंकि ये ठीक नहीं है, परंतु अगर मैं ऐसे खींच दूं तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे बोलो, अब बुझा रहा है? एक प्रिज्म ये हो गया, एक ये प्रिज्म हो गया, दोनों सट गया। अब ध्यान दो कि एक श्वेत प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजारेंगे, और गुजारने के बाद हम लोग जानते हैं कि प्रिज्म का काम होता है 7 रंग में बांट देना। तो ये 7 रंग के किरण में बांटेगा। हम फिगर में थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि 7 रंग का किरण अगर खींचेंगे तो फिगर बनाने में गड़बड़ी हो सकता है। तो प्रायः हम लोग औसत किरण खींचते हैं। औसत किरण का मतलब होता है, तुमको मालूम होगा प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश के बारे में मैंने बताया था कि वैसे विद्युत चुंबकीय तरंग जिनका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम होता है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब वो परिभाषा भुला जाओ जो 10वां में पढ़ा था कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तुम नहीं जानते थे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, इसलिए ऐसा बोल रहे थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, या एग्जाम में भी अगर प्रकाश आता है तो इसके बारे, ये तो आएगा नहीं लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब ये होगा कि 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम तक के विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रकाश कहा जाता है। बात समझ में आ गया? अब आप ध्यान दीजिए, प्रकाश में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, जिसके वजह से उनका कलर हमें अलग अलग दिखाई देता है। 7 तरह का कलर दिखाई देता है, लेकिन 7 में भी अलग अलग कलर होते हैं, मानव नेत्र में तुमको बताएंगे हम। लेकिन अभी यहाँ पे समझो, इस 7 रंग का हम लोग जो बात कर रहे हैं, इस 7 रंग में एक कलर बैगनी होता है, एक जामुनी होता है, एक नीला, बैजानी पी नाला होता है ना। अब तुम्हें पूछा जाए कि इसमें माध्य रंग कौन है, औसत रंग कौन सा है, तो बोलो क्या कहोगे? तुम हरा कहोगे, और ये आंसर गलत है। समझ में आया? आंसर होगा पीला। अब आप समझ रहे हैं, अब देखिए समझिए कैसे आंसर पीला हो जाएगा। ये बीच में नहीं है फिर भी आपका पीला आंसर होता है। रीजन क्या? माध्य रंग बोलने का मतलब हुआ हम इसके तरंग दैर्घ्य के हिसाब से उसका माध्य निकालेंगे। जैसे कि 4000 से लेके 7500 तक का अगर माध्य निकाला जाए तो 7500 तक का माध्य हम लोग सबको जोड़ के 7 से भाग देते हैं, तो जो हमें तरंग दैर्घ्य प्राप्त होता है वो किसका प्राप्त होता है? पीला का। माध्य सही ना लिखा जाता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 7 से भाग दोगे, इस सब को जोड़ोगे तो पीला का तरंग दैर्घ्य प्राप्त होता है। इसीलिए पीला रंग को क्या कहा जाता है? माध्य रंग कहा जाता है। समझ में आ गया? यानी बीच का रंग कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पर हम लोग 3 रंग का किरण खींचेंगे। एक किरण खींचेंगे पीला के लिए, एक खींचेंगे
लाल के बैगनी के लिए और एक खींचेंगे किसके लिए, लाल के लिए। ये तीनों खींच दिए, इसका मतलब हो गया कि सातों खींचे हुए हैं। एक आपका रेड हो गया, ये वायलेट हो गया, ये येलो हो गया। बोलो ये बात समझ में आया? ये तीन खींचने का मतलब हुआ कि हम सातों खींच दिए। अब ध्यान से सुनो, जिधर जिधर पीला जाएगा, जैसे जैसे जाएगा उसी के हिसाब से सब चलेगा। अब यहाँ पे वर्ण विक्षेपण तो हो गया है। अब वर्ण विक्षेपण अगर हो गया है, ये तीनों किरण दूसरे प्रिज्म में इन करेगा, तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्रिज्म हमेशा किरण को आधार की ओर झुका देता है, ये बताए हैं। तो ये तो आधार की ओर ही ले जा रहा है, ये ना आधार है, ये देखो ये आधार है। अब मुझे ये बताओ, अगर ये आधार है तो इसका आधार कौन है, हाई वाला आधार तो इधर है, तो ये तीनों किरण किधर जाएगा, इस तरफ। अब ये तीनों किरण अगर इधर जा रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहां से एक एक किरण निकलेगा, बात समझ रहे हो? यहां से एक ही किरण निकलेगा। अब आपको यहाँ पे बात को समझना है कि ये जो किरण था यहां से चला था, चलिए बैठिए, ये किरण यहां से चला था, तो इसको अगर हम डॉट डॉट से मिला दें, डॉट डॉट से मिला दें, ये वास्तविक पथ नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मिला दे, तो ये आपस में कहीं ना कहीं जा करके ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे और यहाँ कोण बनाएंगे। अब बताइए वास्तविक पथ, हाई जो किरण है ये आगे गया, तो इस किरण में और वास्तविक पथ में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। अगर नहीं बनता, सीधे चले जाता, तो हम क्या बोलते कि विचलन नहीं हुआ, लेकिन ये अपने पथ से भटक गया, इसका मतलब विचलन हो गया। अब बताओ, तुम्हें यहाँ फिगर में बाहर की तरफ क्या 7 रंग का किरण दिखाई दे रहा है? नहीं हुआ, यानी कि इन दोनों प्रिज्म को प्रयोग करने से वर्ण का विक्षेपण नहीं हुआ, यहाँ वर्ण का विक्षेपण नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि वर्ण विक्षेपण रहित है ये। लेकिन विचलन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये फिगर जो हुआ, ये वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का फिगर हो गया। कहीं यही सवाल में उल्टा पूछ देता कि वर्ण विक्षेपण नहीं, पूछता विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। विचलन रहित मतलब विचलन नहीं हो, जैसे पीला कलर ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये सब आगे बढ़े, लेकिन वर्ण विक्षेपण हो, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखो इसी फिगर में बदलाव हो जाएगा, जैसे कि अब फिगर कैसा होगा समझो, वही प्रिज्म, फिर से एक प्रिज्म ऐसे एक विशेष एंगल पर इस किरण को भेजा गया, ठीक है, एक विशेष एंगल पर इस किरण को भेजा गया, ये ऐसे आपका 3 गो भाग में बट गया, और यहां से हुआ क्या कि ये आधार की ओर तो झुकाया, लेकिन ये तीनों किरण सीधे के सीधे निकल गई। अब ठीक से देखिए, इसका पथ ऐसे था, वास्तविक पथ, सेम वही प्रिज्म में ये केस भी देखने को मिलेगा, लेकिन इस लाइट को इधर उधर करने से कोई एक ऐसा केस मिल सकता है कि तीनों आके यहाँ मिलके एक एक किरण निकले, तनी इन्हें उन्हें घुमाएंगे, तब फिर 7 को दिखाई भी देने लगेगा। अब इस सातों जब बाहर निकल गया, तो देखो बाबू, सातों बाहर निकल गया है और ये वास्तविक पथ के सामने समांतर ही जा रहा है, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे इसको? विचलन नहीं हुआ, लेकिन वर्ण विक्षेपण हुआ। देखो वर्ण विक्षेपित हो गया, वर्ण विक्षेपित हो गया, तो इस फिगर को हम लोग क्या कहेंगे? विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। तो आपका क्वेश्चन 2 गो है, एक क्वेश्चन है कि प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, और एक क्वेश्चन इसके बाद हम करवाएंगे प्रिज्म में विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का व्यंजक प्राप्त करें। बोलो क्लियर हो गया? फिगर तो क्लियर हो गया, तो कौन सा फिगर बनाएंगे इसमें? पहला वाला। तो चलिए बनाते हैं फिर से फिगर हम, और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें आप हमें ये बताइए, फिर से समझिएगा, प्रिज्म 2 गो लिए हैं, तो दोनों प्रिज्म में अलग अलग प्रकृति का, अलग अलग अपवर्तनांक का प्रिज्म हमको लेना होगा, ठीक है।
अलग अलग अपवर्तनांक का लेंगे तो मान के चलिए कि ये किसी अलग प्रकार के कांच का बना हुआ होगा और ये किसी अलग प्रकार के कांच का। प्रायः दो तरह के कांच का प्रयोग किया जाता है, एक कांच का नाम है क्राउन और एक का नाम है फ्लिंट। समझ में आया? तो हम इस कांच का नाम दे दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये क्राउन कांच से बना हुआ प्रिज्म है, तब क्राउन प्रिज्म इसका नाम दे दिए, ठीक है। और ये जो बना हुआ है वो फ्लिंट से बना हुआ है, तब फ्लिंट प्रिज्म नाम दे दिए, ठीक है। इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं कि म्यू है, तो इसका अपवर्तनांक कुछ अलग होगा, तो इसके अपवर्तनांक को आप जो मन करें, जैसे म्यू डैश मान लीजिए, इसके अपवर्तनांक को म्यू डैश मान लीजिए। अब हम एक किरण इस तरह से खींचेंगे कि ताकि वर्ण विक्षेपण तो नहीं हो, यानी कि एक किरण इधर से जाए तो आउट भी होके तो एक ही किरण आउट हो। समझ में आया? और बाहर विक्षेपण जरूर आपको, विक्षेपण नहीं, विचलन जरूर दिखाना है, वास्तविक पथ से भटका हुआ जरूर दिखाना है। तो मान के चलिए मैंने ऐसे किरण खींचा और ये आधार की ओर झुकने गया, 3 किरण। इस 3 किरण में बताओ, एक इसका क्या नाम रखेंगे? रेड, ये येलो और ये क्या हो जाएगा? वायलेट, ठीक है। इन तीनों को एक पॉइंट पे मिलाएंगे कि बाहर निकाल देंगे? अच्छा, ये आधार की ओर मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा। तो इसका आधार ऊपर है, तो हम किसी एक पॉइंट पर ऐसे इसको, फिर इसको और इसको मिला दिए। अब ये वाला लाइन ऐसे कर देना है हमको, ऐसे, ये ऐसे मिला दिए और ये वास्तविक पथ है। अब बताइए, विचलन हुआ? विचलन हो गया। अब इसको हम लोग कहेंगे वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। क्लियर हो गया? अब सभी लोग ये बताइए, वर्ण विक्षेपण रहित है, नामे है वर्ण विक्षेपण रहित। वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला पढ़े हो? वर्ण विक्षेपण मतलब क्या? थीटा। थीटा का फॉर्मूला अभी अभी हम बताए हैं। तो इसमें थीटा कई गो होगा? 2 गो प्रिज्म है तो 2 गो थीटा होगा। एगो इसका थीटा 1 होगा और इसका क्या होगा? थीटा 2। अब बताओ, इन दोनों को जोड़कर वैल्यू क्या होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वर्ण विक्षेपण 0 है, इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये बात क्लियर हुआ? अगर मैं यही बोलता कि चलो वर्ण विक्षेपण रहित नहीं हुआ, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण हुआ, तो कौन सा चीज जोड़ के 0 होगा? विचलन को काथी से सूचित करते हैं? डेल्टा से। तो एगो का डेल्टा 1 होगा, एगो का क्या होगा? डेल्टा 2 होगा। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या होगा? 0। ये बात समझ में आया? बस यहीं से शुरुआत आपको करना है। इसमें थीटा से शुरुआत करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, और इसके बाद वाले सवाल में डेल्टा से। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ क्राउन प्रिज्म है, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्राउन प्रिज्म में इसका एक कोण होगा जिसको प्रिज्म का कोण कहते हैं। इसके कोण को हम क्या मान लेते हैं? ए। तो इसके कोण को ए डैश मान लीजिए, डैश से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए, क्राउन प्रिज्म में ये जो प्रिज्म का कोण है वो ए है, और आपको मालूम है 3 गो फॉर्मूला यूज करना है, एक विचलन का, एक वर्ण विक्षेपण का और एक वर्ण विक्षेपण क्षमता का। समझ में आया? तो पहले विचलन का फॉर्मूला बोलिए। विचलन का मतलब डेल्टा, और इसमें डेल्टा 1 लिखेंगे क्योंकि क्राउन प्रिज्म ले रहे हैं। बोलिए डेल्टा 1 बराबर क्या लिखा है? ए इंटू म्यू माइनस 1। हो गया? अच्छा, इसके बाद सोचो, डेल्टा 1 के बाद अब थीटा का बारी आएगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण का। तो बोलो थीटा 1 लिखोगे इसमें? थीटा 1 के फॉर्मूला बोलो। ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। अभी साबित करवाए हैं। अच्छा, एक थीटा 1 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? तो इसको ओमेगा मान लो, और ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? थीटा 1 बाई डेल्टा 1। बोलो ये फॉर्मूला होता है? थीटा बाई ओमेगा होता है कि नहीं फॉर्मूला? सॉरी, थीटा बाई डेल्टा। तो थीटा 1 का वैल्यू इसमें देख पा रहे हो कितना है? ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा डेल्टा 1 ए इंटू म्यू माइनस 1। तो बोलो सॉल्व करके क्या आएगा? ए कट जाएगा तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1। किसका वैल्यू आया? ओमेगा का। ये वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गया।
ये वर्ण विक्षेपण हो गया और ये विचलन हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? क्या ऐसा ही इसमें भी होगा फ्लिंट प्रिज्म में? तो हम फ्लिंट प्रिज्म में चलते हैं अब। हाँ, तो अब देखिए फ्लिंट प्रिज्म में बोलिए क्या लिखे? इसमें क्या लिखे थे? डेल्टा 1 लिखे थे, तो इसमें डेल्टा 2 बराबर बोलिए ए डैश हो जाएगा। ये देखिए एंगल, तो ए डैश म्यू डैश -1। अब थीटा 2 का वैल्यू बोलिए ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश हो जाएगा। और ओमेगा डैश मान लेते हैं, ओमेगा डैश बराबर बोलो थीटा 2 बाई डेल्टा 2। अब थोड़ा समझ में आ ही गया होगा कि इससे इसमें भाग देंगे तो कटिए जाएगा, तो आएगा कितना म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा में म्यू डैश -1। बोलो क्लियर हो गया? अब आते हैं, इतना मान निकालने के बाद हम बोले ना कि शुरुआत किससे करना है, तो शुरुआत आपको करना है क्या जीरो है क्या जीरो नहीं है। तो वर्ण विक्षेपण रहित है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ण विक्षेपण रहित, उसके बाद क्या है विचलन। तो हई वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लाइन के बेस पर कि वर्ण विक्षेपण रहित है, इसलिए आप लिख सकते हैं कि थीटा 1 और थीटा 2 वर्ण विक्षेपण इसी को कहते हैं। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों जोड़ के क्या है जीरो है, तो हम जीरो लिख देंगे और इसमें थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो थीटा 1 का वैल्यू बताइए क्या था? देखिए ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस थीटा 2 ए डैश इंटू म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बराबर में क्या था जीरो। अब आपको इसको इधर लेकर आना है, ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बराबर, इसको इधर लाइएगा तो माइनस ए डैश म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि हमको ए डैश बटा ए का मान चाहिए तो कैसे निकलेगा? ये वाला इधर लेके आ जाएंगे और निगेटिव वैल्यू इसको दे देंगे। तो बताओ अगर इसको निगेटिव वैल्यू दे देंगे तो माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर, ये माइनस यहाँ आ गया और ये बटा में आ जाएगा, तो म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बराबर ए डैश बटा में ए हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब तुम्हें निकालना किसका व्यंजक निकालना किसका है? वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का व्यंजक। आपको विचलन का व्यंजक चाहिए। विचलन मतलब क्या? डेल्टा, और डेल्टा कई गो है? 2 गो, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना हमको विचलन निकलेगा। तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ेंगे तब डेल्टा का मान आएगा। तो हम लिखेंगे विचलन बराबर क्या हो जाएगा? विचलन डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 का मान क्या था देखो ए इंटू यस, तो हम यहाँ पे डेल्टा 1 का मान क्या लिखेंगे? ए इंटू म्यू -1 फिर प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश -1 था। अब तुम्हें ऐसा कुछ करना है, इसमें दिमाग ऐसा लगाओ कि ए डैश बटा ए इसमें आ जाए। तो इसका एक उपाय है, कॉमन ले लेना। हम इस पूरे टर्म को ही इसमें से कॉमन ले लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे समझो, ए इंटू म्यू -1 और बड़ा ब्रैकेट देके यहाँ क्या लिखेंगे? बोलो इसमें गुना होगा तो यही आएगा कि नहीं? अच्छा, प्लस में है सब उतारेंगे, ए डैश म्यू डैश -1, अब बाटा में है उतार दें ए इंटू म्यू -1। बोलो गुना होगा तो खत्म हो जाएगा कि नहीं? अब ठीक से देखो यहाँ ए डैश बटा ए आ रहा है ना, और इसी का मान यहाँ ये वाला वैल्यू क्या कर देना है? आपको पुट कर देना है। बोलो क्लियर हुआ? तो अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डेल्टा का वैल्यू क्या होगा? ए इंटू म्यू -1 और फिर इंटू में 1। ठीक से देखो प्लस नहीं होगा, ये निगेटिव है ना, तो ये जब वैल्यू उतारोगे ये वाला तो यहाँ निगेटिव उतरेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखो
ये है ना, तो ये उतर जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, और गुना में आपको यहाँ पे क्या मौजूद है, म्यू डैश माइनस वन, म्यू डैश माइनस वन बटा म्यू माइनस वन। अब डैश वाला एक तरफ और बिना डैश वाला एक तरफ, देखिए ध्यान से, a इंटू म्यू माइनस वन फिर वन माइनस, देखिए इसके नीचे क्या इसको लिख सकते हैं, यानी म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस वन। अच्छा यहाँ पर हम चाहें तो एक बटा लिख कर और इसको लिख सकते हैं म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश, अरे यहाँ बड़ा सा आर लिखा गया है भाई, यहाँ छोटा आर होगा, और यहाँ भी म्यू डैश आर, ठीक है। अब और बटा में क्या हम म्यू डैश माइनस वन, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, पलटेगा तो फिर वही हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, इसके लिए आप ध्यान दीजिए ओमेगा पर, ओमेगा को आप ठीक से देखिए, ओमेगा का वैल्यू क्या है, और आप मिलाइए यहाँ पर वही चीज आया हुआ है। आप म्यू डैश के मान को चेक कीजिए, यही मान है म्यू डैश में, देखिए तो सेम है, तो हम यहाँ पर ओमेगा लिख सकते हैं, तो a इंटू म्यू माइनस वन, और ये हो जाएगा वन माइनस ओमेगा इंटू वन बाई ओमेगा डैश। फाइनली डेल्टा का फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू म्यू माइनस वन, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वन माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, यही आपका व्यंजक हो गया। बोलो क्लियर हुआ बात? इतना करने के बाद आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बदलाव करना हो तो क्वेश्चन में बोलो क्या रहेगा, प्रिज्म में विचलन रहित वर्ण विक्षेपन, विचलन रहित वर्ण विक्षेपन के लिए व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। चलो अब ध्यान दो, फिगर में कैसे, फिगर कैसे बनाएंगे, प्रिज्म हमारा वही रहेगा ऐसे, ठीक है, एक प्रिज्म आपका यहाँ पे रहेगा, सेम चीज सब कुछ वही रहेगा, आपको अब दिमाग लगाना है और बताना है कि कैसे होगा। ये वाला एंगल ए हो गया, ये ए डैश हो गया, इसका अपवर्तनांक म्यू, इसका अपवर्तनांक म्यू डैश, यहाँ से एक किरण हमने खींचा, अब तुम्हें यहाँ बताना है कि अगर ये किरण ऐसे आया, ऐसे आया और ये ऐसे आया, तो हमें क्या करना है इसके बाद, ये येलो है और ये रेड हो गया और ये वायलेट हो गया, बोलो क्या करेंगे, एकदम इसके सीधे में खींचना है, ऐसे समांतर, समझ में आया, ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे वर्ण विक्षेपन तो हो रहा है, लेकिन ये देखो वास्तविक पथ के समांतर है, तो कभी ये क्रॉस ही नहीं करेंगे, और क्रॉस नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा, विचलन रहित वर्ण विक्षेपन, वर्ण विक्षेपन तो हो रहा है लेकिन विचलन नहीं हो रहा है। बोलो क्लियर हो गया? और इसको, हाँ बोलो, क्योंकि आप जब लाइट यहाँ पे बारना शुरू करिएगा तो इधर उधर घुमाइएगा, ठीक है, तो इधर उधर घुमाने से इन किरणों का भी एंगल चेंज होगा, और जब इन किरणों का एंगल चेंज होगा तो आप पढ़े हुए हो कि एक कांच में जब हम टॉर्च मारते हैं तो वो आर पार निकल जाता है, उसमें 7 रंग नहीं होता। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो सीधे सीधे निकलते हैं, अगर कहीं कोर बन जाए, कोर ऐसा, तो वो प्रिज्म का काम करने लगता है। समझ में आया? तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जब ये इस तरह से एक विशेष एंगल पर इस किरण को हम भेज रहे हैं, तो विशेष एंगल पर भेजने से होता क्या है कि इनके बीच में भी एंगल चेंज होता है, और एंगल इनके चेंज होने के वजह से कभी कभी इनका विचलन होता ही नहीं, और जब विचलन नहीं होगा तो इन किरणों को देखा जाए तो ये मोड़ने वाला काम नहीं हुआ, इनमें अगर मोड़ाव नहीं होगा, इनमें मोड़ाव नहीं होगा, ये घूमेंगे नहीं, तो ये तो सीधे निकल जाएंगे, और सीधे निकल जाएंगे तो वर्ण का विक्षेपन हो जाएगा, यानी कि प्रकाश की किरणों का विक्षेपन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ से तुम कितने एंगल पर घुमा रहे हो, हाँ ये पॉइंट सेट करना पड़ेगा तब होगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि दो प्रिज्म को ऐसे अगर सजाते हैं तो घटनाएं कितनी घट सकती हैं, 2 घट सकती हैं। समझ में आया? अब आपसे ये कोई सवाल पूछ दे कि बताओ ऐसे 2 प्रिज्म रख देंगे तो
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा कि नहीं होगा, तो तुम क्या कहोगे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, एंगल पर डिपेंड करेगा। तो चलिए, ये क्राउन प्रिज्म हो गया हमारा, और ये हो गया फ्लिंट। अब आप लोग बताइए इसमें अब कैसे क्या किया जाए। फिर से बोलिए क्या लिखें सबसे पहले। अभी जो आंसर हमको बनाना है तो क्या लिखना चाहिए पहले? क्राउन प्रिज्म, क्राउन प्रिज्म में बोलिए सबसे पहले क्या लिखें? डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? a इंटू म्यू माइनस 1, थीटा 1 बराबर a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और ओमेगा बराबर बोलिए थीटा 1 बाई डेल्टा 1, भाग देंगे तो a कटेगा तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1 हो गया। अब बोलो क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे फ्लिंट, फ्लिंट प्रिज्म में बोलो डेल्टा 2 बराबर ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1। अच्छा, थीटा 2 बराबर ए डैश इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर हो गया। ओमेगा डैश बराबर बोलो थीटा 2 बाई डेल्टा डेल्टा 2, तो आएगा कितना? म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बाई म्यू डैश माइनस 1 हो गया। अब बोलो क्या लिखते हैं? शुरुआत कहाँ से करते हैं? जो जीरो होता है, और क्या जीरो है इसमें? विचलन। तो हम क्या लिखेंगे? विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। तो विचलन रहित का मतलब हुआ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर 0। अब डेल्टा 1 ये वाला वैल्यू है a इंटू म्यू माइनस 1 प्लस a डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1 बराबर 0। इसमें भी हमको a डैश बाई ये चाहिए, तो क्या करना चाहिए? इसको इधर लेकर आना चाहिए। तो बोलो क्या होगा? a इंटू म्यू माइनस 1 बराबर माइनस a डैश म्यू डैश माइनस 1। अब बोलो क्या करें? निगेटिव इसको दे रहे हैं माइनस म्यू माइनस 1 बटा में म्यू डैश माइनस 1 बराबर a डैश बटा में a। इक्वेशन नंबर 1 यही ना था। अब बोलो क्या निकालना है? हमको निकालना है वर्ण विक्षेपण इसमें, क्योंकि विचलन रहित था तो वर्ण विक्षेपण, और वर्ण विक्षेपण वो कैसे से दिखाते हैं? थीटा से। तो थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा? इसलिए वर्ण विक्षेपण, हमको वर्ण विक्षेपण चाहिए था, तो वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर बोलो क्या हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। बोलो थीटा 1 का वैल्यू, थीटा 1 a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर प्लस a डैश इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर। अब हम चाहते हैं कि हमको a डैश बाई a इसमें आ जाए, तो क्या करना चाहिए? वैसे ही कॉमन लेना चाहिए, इसको पूरा लिख लो a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर ब्रैकेट, यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस ये उतार देंगे a डैश इंटू म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में ये नीचे उतार देंगे a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। बोलो अब क्या करेंगे? समीकरण 1 का यूज करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से थीटा बराबर a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू में 1 प्लस की माइनस, देखो यहाँ निगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे माइनस, और फिर म्यू माइनस 1 है तो म्यू माइनस 1 बाई म्यू डैश माइनस 1 इंटू, और यहाँ पे क्या मौजूद है? म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बाई म्यू भी माइनस म्यू आर। अब बताओ किसके नीचे कौन आएगा? a इंटू म्यू भी
माइनस म्यू आर। यहाँ बताओ क्या लिखें? इसके नीचे ये लिख सकते हैं म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में म्यू डैश माइनस 1, और यहाँ 1 बटा लिखकर और यहाँ पर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। बोलो इसके जगह पर a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर और यहाँ 1 माइनस, बोलो यहाँ ओमेगा डैश हो जाएगा इंटू यहाँ पर 1 बाई ओमेगा। तो फाइनली थीटा का व्यंजक आ जाएगा a इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में 1 माइनस ओमेगा डैश बाई ओमेगा। ये आपका आंसर हो गया। बोलिए क्लियर हो गया? उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्न आप कर सकते हैं। चलिए ये पहले प्रश्न का आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको।